हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है और हमें किस तरह से डिटरमाइन हुआ ये पैराबोला, उसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अगेन एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा दूं। ये हमारा कोन होता था जिसमें कि ये हमारी कोन की एक्सेस होती थी। ये हमारे जनरेटर्स होते हैं। दिस वन इज योर ऑल्टीट्यूड, इसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। और ये हमारा बेस एंड देन ये हमारा अपेक्स कहलाता था। और 2 अल्फा जो है ये अपेक्स एंगल कहलाता है। अगर मान के चलिए मेरे पास जो कोन है, मैं इस कोन को इस तरह से कट करता हूं कि मेरा जो कटिंग प्लेन है वो किस तरह से जा रहा है, वो कोन को इस तरह से कट करे, ये कोन को इस तरह से कट करे कि डेट द प्लेन शुड बी पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर। ठीक है। अब अगर मैं इस पोर्शन को, ऊपर के वाले पोर्शन को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, सो व्हाट यू विल फाइंड आउट, ये देखिए, इस पोर्शन को हमने हटा दिया यहाँ से, एंड ये क्या करा, इस कटिंग प्लेन ने यहाँ पर ये पोर्शन छोड़ गया यहाँ पे। इस पोर्शन को हम कहते हैं क्या, इस पोर्शन को हम कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला किस तरह से दिखता है आपका, पैराबोला कुछ इस तरह से दिखता है आपका। ठीक है। ये क्या, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ फैलते जाते हैं। इट इज कॉल्ड पैराबोला। ये कुछ इस तरह से होता है आपका पैराबोला। ये होता है आपका पैराबोला। अब इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से फिनिश करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर आप इस कोन को फ्रंट व्यू से देखते हैं, आप जब सामने से देखेंगे इसे, तो ये कोन कैसा नज़र आएगा आपको, ये कोन कुछ इस तरह से आपको ट्राइंगल के शेप में नज़र आएगा। और ये इसकी एक्सिस होती थी। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हम अगर इस प्लेन को इस तरह से रखें कि डेट द प्लेन शुड बी पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर। ये प्लेन, कटिंग प्लेन जो है एक जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल है ना, और पैरेलल होना चाहिए। और ये कटिंग प्लेन शुड पासेस थ्रू द वन ऑफ द जनरेटर एंड द बेस, एंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द कटिंग प्लेन शुड बी हाफ ऑफ द अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल। तो अपेक्स एंगल कितना है, 2 अल्फा है। तो इसका एंगल के बीच में और एक्सिस के, कटिंग प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ये आपसे वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि कटिंग प्लेन, जब हम एक पैराबोला के केस में जो कटिंग प्लेन होता है वो जनरेटर के पैरेलल होता है, तो आंसर है जी हाँ, पैरेलल होता है। क्या कटिंग प्लेन जनरेटर को कट करता है और बेस को कट करता है पैराबोला के केस में, तो आंसर रहेगा जी हाँ, यस, बिल्कुल करता है। और इसमें जो कटिंग प्लेन रहेगा वो हाफ एंगल पर रहेगा इन केस ऑफ पैराबोला। ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा इन केस ऑफ जब आपका वाइवा होगा ईडी का। नाउ अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर पैराबोला हम किस मेथड से हम बना सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन मैं फिर से जनरल मेथड ऑफ पैराबोला के बारे में बात करूंगा। जनरल मेथड ऑफ पैराबोला, जनरल मेथड ऑफ पैराबोला, या इसे हम इसेंट्रिसिटी मेथड भी कहते हैं, या फिर इसेंट्रिसिटी मेथड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ पैराबोला या फिर इसेंट्रिसिटी मेथड फॉर पैराबोला। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सबसे पहले तो वो हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जनरल मेथड ऑफ एलिप्स की हमने डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये क्या रहेगी डेफिनेशन आपकी, इट कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इज मूविंग ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द पॉइंट P, that the ratio of the distance of a point P from focus to the directrix is equal to constant and always equal to 1। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ, D से D डैश हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, A और B प्रिंसिपल एक्सिस होती है, F क्या होता है हमारा फोकस होता है। भाई यहाँ पर क्या है कि पैराबोला, अगर मैं यहाँ पर एक वी होता है हमारा वर्टेक्स। वी का मतलब क्या होता है, वी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो पैराबोला होता है हमारा स्टूडेंट्स,
वो पैराबोला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कि कोई पॉइंट है वो इस फोकस पे, या ये एक कोई पॉइंट है जो कि इस प्लेन पर मूव हो रहा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ प्लेन, इस प्लेन हो गया, एक प्लेन का मतलब क्या होता है, एक समतल, तो ये एक प्लेन हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट मूव हो रहा है इस तरह से कि उसका अनुपात जो है, जो p की दूरी है फोकस से और p की दूरी जो है डायरेक्ट्रिक्स से, तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया m। सो अगर मैं आपसे ये दोनों बातें पूछूं कि इन दोनों एक्सिस में से आपको बड़ी कौन सी दिख रही है, तो आपको लिए मुश्किल रहेगा, आप कहेंगे ऑलमोस्ट इक्वल ही लिख रहे हैं, ठीक। तो इसलिए फिर क्या होगा कि पैराबोला के केस में अगर मैं इस पॉइंट को p को ड्रैग करता हुआ यहाँ ले आऊँ और बिल्कुल v के पीछे आ जाए, जब ये पॉइंट बिल्कुल v के पीछे आ जाए और ये m पॉइंट बिल्कुल a के पीछे आ जाए, बात को समझिएगा मेरी, m पॉइंट किसके पीछे है, a के पीछे है, और p पॉइंट किसके पीछे आ जाए, अगर v के पीछे आ जाए तो p की जगह क्या लिख सकते हैं v, और m की जगह क्या लिख सकते हैं a। तो इस केस में, पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या कह रहा था, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम फोकस, सो pf अपॉन pm, ये था। लेकिन जब ये p पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट करते हुए ले आएंगे, तो p किसके पीछे चला गया, v के पीछे, तो p की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं vf, और यहाँ पर क्या है, m किसके पीछे चला गया, a के पीछे, तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर av। सो यहाँ पर pf अपॉन pm था, तो pf अपॉन pm था, सो vf अपॉन va, av, है ना, क्योंकि p की जगह तो क्या हो गया, v हो गया, और m की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, सो av। सो एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, vf अपॉन av। लेकिन अब अगर आपने कहा ये दोनों ही लाइंस बराबर हैं, और एसेंट्रिसिटी के केस में आपका क्या, पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान एसेंट्रिसिटी ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपकी 1 होना चाहिए। सो अगर आप एसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में हमेशा 1 रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, av और vf की वैल्यू क्या होना चाहिए, vf अपॉन av की वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 आ जाए। सो आप कहेंगे दोनों की वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब मान के चलिए अगर a से f तक का डिस्टेंस अगर 50 mm है यहाँ पर, सो a और v की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 mm यहाँ पर, और vf की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 mm। तो ये एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इज मूविंग ऑन अ प्लेन इन सच अ वे कि उसकी ये दूरी जो है, उसका अनुपात जो है, जो उसका रेशियो है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू द, इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब 1 रहेगी, और ऑलवेज किसके इक्वल रहेगी, 1 रहेगी। अगर आप एसेंट्रिसिटी मेथड का इस्तेमाल करके पैराबोला बनाना चाहते हैं तो आपको एसेंट्रिसिटी हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी, और वर्टेक्स को a और f के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आपको रखना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, किसके बारे में, एसेंट्रिसिटी में, बाय हाउ टू ड्रॉ पैराबोला बाय यूजिंग द एसेंट्रिसिटी मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये पैराबोला का जो हम क्वेश्चन प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है पैराबोला, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ये पैराबोला नहीं लिखा जाता और यहाँ लिखा जाता है ड्रॉ अ कर्व, मीन्स ये पॉइंट आपको कट करके यहाँ पर लिखा हुआ होगा ड्रॉ अ कर्व। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ कर्व में लिखा हुआ मिल पाएंगे आप कई बार क्वेश्चंस में, ड्रॉ अ कर्व। और जब आपको कर्व लिखा हुआ हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपको पैराबोला बनाना है या एलिप्स बनाना है। तो उस केस में आपको याद होगा, एलिप्स के केस में ई की वैल्यू कितनी, एसेंट्रिसिटी कितनी रहती थी, 2/3, ठीक है। लेकिन पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमसे ऑलरेडी बोला गया है कि ड्रॉ अ पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। सबसे पहले हम क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं 2H का पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे हमने एलिप्स ड्रॉ किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक मिड पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है और एक उसका मिड पॉइंट निकाल लिया है। और यहाँ से डी डैश से डी, और ये क्या हो गई, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं थोड़ा सा और लॉन्ग कर देता हूँ हल्का सा, हालांकि इसमें हमें इतनी लंबी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह से हमें एलिप्स के केस में पड़ती थी। सो ये पैराबोला के लिए हमने ए बी एक्सिस डिटरमाइन कर ली है। नाउ अब हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। फोकस और डिस्टेंस, फोकस और इसके बीच में डायरेक्ट्रिक्स के बीच में क्या डिस्टेंस था, 50 mm। तो 50 mm पे मैंने मार्क कर दिया है। नाउ हाथों हाथ में इसको क्या करूंगा, 5 पार्ट्स, अभी
यहाँ पर मैं इसको फोकस नाम दे देता हूँ, फोकस। अब आपने क्या बात की थी कि इसे पैराबोला के केस में अभी हमने जस्ट अभी देखा, इससे पहले अभी हमने क्या बात करी थी यहाँ पर, अगर आप ये देखेंगे। सो मैंने आपसे ये कहा था कि एसेंट्रिसिटी के केस में अगर आपको 1 रखना है, सो आपकी VF, ये जो VF रेशियो है, VF अपॉन AV, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जब भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पर V पॉइंट रखना चाहते हैं तो एसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, VF अपॉन AV। सो VF भी कितना होना चाहिए, 25, और AV भी कितना होना चाहिए, 25, 25, 25 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब V पॉइंट कहाँ होना चाहिए, A और F से बिल्कुल मिड पॉइंट पर होना चाहिए। तो पैराबोला के केस में आपका V कहाँ पर होना चाहिए, 50 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25। तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा यहाँ पर, V पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसके लिए, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 25 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे अगर 25 mm। सो ये इसेंट्रिसिटी के केस में 25 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 mm, है ना। ये ई नहीं है, ये रेशियो का आपको कैसे डिटरमाइन, इलिप्स के केस में तो 2/3 का रेशियो होता था तो आप वहां पर जोड़ लेते थे। इलिप्स के केस में क्या होता था, 2/3, तो आप जोड़ देते थे 2 + 3 5। अब यहाँ पर तो भाई आपको रेशियो कोई दिख नहीं रहा, सो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे। सो अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो VF अपॉन AB का जो रेशियो है ये 25/25 था, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 mm। फर्स्ट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A से लेके F तक की जो डिस्टेंस दी हुई है हमें, हम इस पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब मुझे और भी ज़्यादा पार्ट्स करने हैं, सो कंपास हम यूज़ करेंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो इसका स्केल का भी इस्तेमाल करके आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में 10-10 mm का डिस्टेंस है। सो कंपास यूज़ करके एक आर्क कट कर दीजिए। देन उसके बाद मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ पर है हमारा, वर्टेक्स हमारा यहाँ है। सो यहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट होगा। ठीक है, सो वर्टेक्स यहाँ पर है। सो ये क्या होगा, V, ये होगा हमारे पास 1 2 3, देन 3 के बाद देन ये एक और आर्क कट करें 4, उसके बाद यहाँ पर से सेंटर कंसिडर करके आर्क कट करें 5, देन सेंटर कंसिडर करके आर्क कट करें 6। ठीक है, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कंसिडर कर दिए। अब नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, देन इसके बाद अब आपको सारा का सारा यहां से जो रोलर स्केल होता है आपका, देन इसके बाद अब आपको रोलर स्केल का यूटिलाइज करना है। इसमें आप रोलर स्केल का यूटिलाइज करेंगे तो वो देख लेते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना रोलर स्केल रखेंगे कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, एंड देन टेक इट टू द, क्योंकि आपका पैराबोला स्टार्ट कहाँ से होगा, पैराबोला तो आपका V से ही स्टार्ट होगा। देन ड्रैग योर रोलर स्केल एंड पुट इट just before the point 1 and draw a vertical line, then drag it to the 2, draw another vertical line, drag it to the F, drag it to the F, then drag it to the 3, then drag it to the 4 5, then drag it to the 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर हर बार आपको एलिप्स के केस में क्या करते थे, हम यहाँ पर से एक डिस्टेंस मेजर करते थे, एक लाइन वर्टिकल लाइन बनाते थे वर्टेक्स पे से, देन उसके बाद एक आर्क कट करते थे। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोसीजर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आप डिस्टेंस लीजिए A से लेके 1 तक का, ये रेडियस होगा या आपका, और आपका सेंटर क्या रहेगा, ऑलवेज आपका सेंटर रहेगा फोकस F। तो एक आर्क कट ऊपर की तरफ, देन एक आर्क आपका कट नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर हमारी लाइन छोटी पड़ गई है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये A1 हो गया है, देन उसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा, A से लेके 2, देन रेडियस क्या हो जाएगा A से 2, और फोकस सेंटर मेरा क्या रहेगा, यही रहेगा। अभी फिर से छोटी पड़ रही है तो मैं लाइन्स को पहले बड़ा कर लेता हूँ एक ही बार में। यहाँ से फोकस पे से लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर तक, देन उसके बाद यहाँ पे 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे, देन 4 से एक बार और। पहले ही आप लाइंस को बड़ा कर दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे क्या दिक्कत आएगी।
तो यहाँ पर एक बार फिर से मुझे दिक्कत आई है यहाँ पर कि मुझे दोबारा लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए आप क्या करें, पहले ही लाइंस को ड्रॉ कर लें ताकि दोबारा लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स लाइंस को जो ड्रॉ करेंगे अब आप, तब आप उस दौरान आप लाइंस को लॉन्ग ड्रॉ करें। सो ए से लेकर 2 तक का डिस्टेंस हो गया, ये फोकस हो गया, मेरा सेंटर हो गया, एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे, देन वी विल कट एन आर्क इन द डाउनवर्ड। देन उसके बाद ए से लेके 2 के बाद फिर ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेंटर रहेगा आपका एफ रहेगा, एक आर्क ऊपर की तरफ कट करें, देन एक आर्क नीचे की तरफ कट करें। सिमिलरली आपको क्या करना है, फिर ए से लेके 3 तक का डिस्टेंस मेजर करें, ए से लेके 3 तक का डिस्टेंस मेजर करें फर्स्ट, एंड देन पुट इट ऑन एफ। देन अगेन उसके बाद जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं 3 तक, तो उसी लाइन पर कट कीजिएगा, ध्यान रखें। ए से लेके 3 तक डिस्टेंस मेजर करा है, देन ए से लेके 4 तक का डिस्टेंस मेजर करें, फिर एफ हो जाएगा आपका सेंटर, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली फिर ए से लेके 5 तक रहेगा, ए से लेके 5 तक डिस्टेंस रहेगा, सेंटर क्या रहेगा आपका एफ रहेगा, एक आर्क ऊपर की तरफ, एंड देन कट एन आर्क इन द डाउनवर्ड। देन लास्ट इज ए टू 6, आप चाहें तो ए टू 7 तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि आर्क, ये कर्व जो है बंद नहीं होने वाला है, ये कर्व क्या कर रहा है, खुल रहा है, और बहुत ज़्यादा कट ड्रॉ करने के बाद फिर ये बंद होता है। सो ये यहाँ पर 6 हो गया। सो एफ क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा यहाँ पर, और एक आर्क कट ऊपर की तरफ, देन एक आर्क ये नीचे की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, अभी ये ओपन कर्व होता है, ठीक, एक तरह से। सो मुझे क्या मिल गए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। जहाँ जहाँ पर आपके आर्क कट हो रहे हैं वहाँ पर आप नेमिंग करते चले जाएं। इसको नाम दे दें आप P1 डबल डैश, इसको चाहें तो आप P1 डैश दे दें नाम। देन उसके बाद ये हो गया P2 डबल डैश, P2 डैश। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर दिया है। P1 डबल डैश, डैश डबल डैश ऊपर रखिएगा, सिंगल डैश नीचे की तरफ रखिएगा। जहाँ पॉइंट 1 रखा है उसको 1 दे दीजिएगा बस। अब सारे के सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर देने हैं। इसके बाद अब सारे के सारे पॉइंट्स आप डॉट डॉट करके क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। सारे के सारे पॉइंट्स में डॉट डॉट करके स्टूडेंट्स ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि भाई आप कैसे कर रहे हैं फ्री हैंडेडली, आपको कर्व्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप फ्री हैंडेडली भी अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको फ्री हैंडेडली भी ज्वाइन करना आ जाएगा। ये देखिए, आप डॉट डॉट करके पहले इनिशियली स्लो हैंड से आप डॉट डॉट करके क्या करें, कर्व को ज्वाइन कर लें। एक बार ये आपका कर्व ज्वाइन हो जाएगा, देन आप क्या करें, उसके बाद आप इसी पेंसिल से हल्का सा इसको डार्क कर लें, हल्का सा इसको डार्क कर लें। अभी हम फाइनली डार्क नहीं कर रहे हैं कुछ भी, अभी बस हम हल्का सा इसको डार्क कर रहे हैं ताकि हमें कर्व नज़र आ जाए। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया है पैराबोला। सो कितने डिस्टेंस पे हमने पैराबोला बनाया है वो मार्क कर लेते हैं। हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डायमेंशंस कहाँ से कहाँ तक था, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस था, ये कहलाती है आपकी एक्सटेंशन लाइन। ये कौन सी लाइन कहलाती है आपके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। देन उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है आपकी डायमेंशन लाइन्स, और ये क्या कहलाती है, आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती है। और ये आपके एरो हेड्स कहलाते हैं। ये आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती है, ये आपके एरो हेड्स कहलाते हैं। और ये डिस्टेंस कितना है आपका 50 mm, ठीक है। ये क्या कितना डिस्टेंस है आपके बीच का, यहाँ पर ये 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। अब नाउ मुझे क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे एक आपका जो क्या दिया हुआ था, ड्रॉ ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 mm अवे फ्रॉम द 70 mm अवे। आपको एक टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करना है जिसकी दूरी क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स से 70 mm रहेगी। तो आप क्या करें, अपना स्केल रखें यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स से कितनी mm की दूरी पर रखना है आपको, अपना 70 mm। सो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया हाथों हाथ, और यहीं पर मैंने क्या कर दिया, यहीं से डायमेंशन भी शो कर दी है। सो ये दूरी कितनी है मेरी यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स, ये दूरी है मेरी 70 mm। ये कितनी दूरी है, 70 mm। नाउ आई विल ड्रॉप द पॉइंट ऑन टू द कर्व। यही 70 mm की दूरी को मैं कहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रोलर स्केल रखना है डायरेक्ट्रिक्स पे, एंड देन ड्रैग इट टू द, अगेन आई विल पुट इट स्केल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड ड्रैग इट टू द दिस लाइन 70 mm। 70 mm का जो पॉइंट था यहाँ पर, नाउ ड्रैग दिस पॉइंट ऑन टू द कर्व। अब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ के कर्व पे ड्रॉप कर दीजिए। सो ध्यान रखिएगा ऊपर ना रहे, कर्व के ऊपर ड्रॉप करना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया T। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट T टू फोकस, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट T
टू फोकस, इसको टी पॉइंट को आप फोकस से ज्वाइन कर दीजिए। देन उसके बाद जब ये फोकस से आप ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर इसी लाइन पर एफ और टी वाली लाइन पर, नाम कर बता रहा हूँ मैं आपको, एफ और टी वाली लाइन पर आपको क्या रखना है, अपना फोकस अपनी डी रखना है। एफ और टी वाली लाइन पर आपको क्या रखना है, डी रखना है। देन मार्क अ पॉइंट ऑफ 90 डिग्री का यहाँ पर लाइन दे दिया आपने। देन उसके बाद पॉइंट डॉट लगाने के बाद आप एफ और डॉट का जो आपका यहाँ पर है लाइन, इसकी एक लाइन खींचिए जो कि कहाँ स्ट्राइक कर रहा हो, आपके यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे स्ट्राइक कर रहा हो, और इसे पॉइंट दे दीजिए कैपिटल टी। इसी तरह से जैसे ही आपको ये कैपिटल टी मिलता है, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी वाले पॉइंट को, ध्यान से देखिएगा, इस स्मॉल टी वाले पॉइंट को और इस कैपिटल टी वाले पॉइंट को आप क्या कर दें, ज्वाइन करते हुए, बस टच करते हुए क्या कर जाएं, आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दें। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। ये ऊपर की तरफ मैंने टी डैश है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ नाम दे दिया टी डैश। सो टी से टी डैश। देन उसके बाद मुझे टेंजेंट ड्रॉ आपका क्या ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पर, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एक और मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये मेरा मिनी स्केल है, यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले ये जो टी पॉइंट है यहाँ पर आप रखकर क्या करें, 90 मार्क कर लीजिएगा। 90 मार्क करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर जैसे 90 मार्क आया आपका, 90 का डॉट आया, तो यहाँ पर इस पॉइंट को, टी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। सो ये लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे ही आप, सो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, एन डैश से एन। कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लाइन आपकी डायमेंशन लाइन को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। आपको हमेशा डायमेंशंस कहाँ रखने हैं, दूर रखने हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी आपने यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पर डायमेंशन लाइन क्या कर रही है, मेरी जो टेंजेंट नॉर्मल वाली लाइन है वो डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर रही थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया है वहाँ पे देन अगेन रब करके फिर से लाइन खींची। सो ये स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल। एट लास्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, एट लास्ट मुझे अब HB पेंसिल का इस्तेमाल करके, HB पेंसिल का कमाल दिखाकर मुझे क्या करना है, इस कर्व को डार्क कर देना है इस तरह से कुछ। सो आप देखेंगे कि कर्व थोड़ा सा डार्क दिखने लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें, जिस तरह से आपने ऊपर की तरफ कर्व डार्क किया है उसी तरह से नीचे की तरफ भी कर्व को डार्क करें, क्योंकि नीचे की तरफ आपने क्या करा था, पॉइंट्स को डॉट डॉट करके मिलाया था हल्के हाथ से, ताकि आपको कर्व दिख जाए। एक बार आपका क्या हुआ है, ये कर्व डार्क हो जाए, देन उसके बाद अपना स्केल यूज करके आप क्या करें, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हल्का सा डार्क कर दें। ये टेंजेंट हो गया स्टूडेंट्स, एंड देन दैट इज माय नॉर्मल। Now at last I have already shown my dimensions of this diagram. Now I just need to show that what is the name of this curve. So लीडर का इस्तेमाल करके मैं, ये कहलाता है आपका लीडर, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है आपका लीडर। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पैराबोला। इस तरह से आप लिख दें, ये पैराबोला हो गया। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। यहाँ पर फिर से एक लीडर का इस्तेमाल करें आप, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के, ये लीडर हो गया एक और। सो एन से एन डैश का रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्मल। देन अगेन आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ आके आप यहाँ पर, इस तरफ तो नहीं, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर से अगर आप इस तरफ रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ ऊपर की तरफ जो हमारे पास यहाँ पर है, ये लाइंस जितनी भी खींचेंगे आप स्टूडेंट्स, वो सारी 2H पेंसिल्स का इस्तेमाल करके ही यूज़ करेंगे। जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे आप 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके करेंगे, ताकि सब चीज़ें लाइट एंड बने। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। ये हो गया आपका टेंजेंट। यहाँ पर एक गलती की है मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखा है, यहाँ पे स्मॉल से, आप सभी चीज़ें कैपिटल लेटर से लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का पैराबोला का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वायरीज regarding this lecture, then you can ask me in the comment section, and if you feel that you learn something from this lecture, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.